वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लास बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चैप्टर 3 में चल रहे थे बच्चों, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे? मेटलर्जी। मेटलर्जी किसकी होती है? मेटल्स की। मेटल्स को ज़मीन से निकालना, साफ करना और उन्हें असली धातु के रूप में प्राप्त करना मेटलर्जी कहलाता है। इसके लिए हमने कल भी बताया था कि हमें बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिससे कि हमें मेटल प्राप्त हो। तो आपको कल मैंने बताया था क्रशिंग ऑफ ओर और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये मैं आपको कल बता चुकी हूँ कि क्रशिंग ऑफ ओर क्या है। क्रशिंग ऑफ ओर में बताया था मैंने कि रोलर से हम ओर के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और पीस लेते हैं। फिर अब क्या जाता है? अब उसकी सफाई, क्योंकि उसमें बहुत सारी अशुद्धियों के रूप में सैंड है, मिट्टी है, स्टोन्स हैं और रेत के कण मिले रहते हैं। उनको दूर करने के लिए मैंने आपको कल बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसको हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ओर के मैंने कई मेथड बताए आपको। मैंने फिल्ट्रेशन बताया पानी में डाल के, और फ्लोटेशन की प्रोसेस बताई, केमिकल प्रोसेस बताई, और आपका ग्रेविटिक सेपरेशन भी मैंने आपको कल बताया, जिससे कि हम ओर से काफ़ी गंदगियों को निकाल के साफ कर लेते हैं। अब आगे आता है कि ओर को प्राप्त करना। तो ओर को या धातु को हम ओर से धातु को हम ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो धातुएं हैं वो डायरेक्ट सल्फाइड के रूप में प्राप्त नहीं होती हैं। पहले हमें उनको ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करना पड़ता है। तो हम ये देखेंगे, आप लोगों को बताया भी था कि सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर धातुएं हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, वो क्या है? सबसे ज़्यादा सक्रिय होती हैं। और मध्य की जो धातुएं पाई जाती हैं सक्रियता श्रेणी में, जैसे कि आपका जिंक है और आपका कॉपर है, ये धातु मध्य श्रेणी की सक्रिय होती हैं। और सबसे नीचे जो बिल्कुल सक्रिय नहीं होती, स्वतंत्र अवस्था में भी पाई जाती हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, ये सबसे निम्न श्रेणी की अभिक्रियाएं हमारी धातुएं होती हैं, जो कि बिल्कुल क्रियाशील नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं, मरकरी वगैरह का, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली, सबसे माने जो बिल्कुल नीचे हैं, सबसे नीचे बॉटम पे जो होती हैं आने वाली धातुओं का क्या करेंगे? हम निष्कर्षण करेंगे। सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण क्या करेंगे? हम उनको उनके सल्फाइड से, कार्बोनेट से उनको हम काय में बदल लेंगे, ऑक्साइड फॉर्म में उनको बदल लेंगे, और फिर ऑक्साइड फॉर्म से हम धातु प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड वाला टॉपिक चल रहा है हमारा। ये क्या चल रहा है? कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड। कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड में बदलना है, और साथ साथ में भी रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। दोनों क्रियाएं हम साथ साथ में लेते हैं, दोनों क्रियाएं साथ साथ चलेगी। सबसे पहले मरकरी का सल्फाइड ले लीजिए, HgS। और इसमें जब हम ऑक्सीजन मिलाएंगे, इसमें ये हो जाएगा HgO प्लस SO2 है ना। इसको अब हम बैलेंस कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। ये हो गया आपका 3O2 और ये हो गया 2HgS, ये बन जाएगा HgO प्लस SO2। ये मरकरी ऑक्साइड में हमारा बदल गया है। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको हम सिर्फ गर्म करेंगे। हम इनको, इन धातुओं को हमें सिर्फ गर्म करना है। ये आपका थर्मल का निशान है, HgS प्लस O2, ये सल्फर डाइऑक्साइड बन गई, और ये हमारा मरकरी ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे? मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड बन जाएगा। और अब इस मरकरी ऑक्साइड को हम दोबारा गर्म करते हैं तो हमारा हमको मरकरी प्राप्त हो जाएगा। दोबारा हमने गर्म करा 2HgO, ये हमारे साथ साथ क्या चल रही है? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये हमारा मेटल ऑक्साइड बन गया, मरकरी ऑक्साइड, और HgO को जब हम गर्म करेंगे तो ये हमारा फिर से बन जाएगा आपका 2Hg प्लस O2। साथ साथ ये दोनों क्रियाएं क्या कि धातुओं का कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड
क्योंकि सल्फाइड रूप में पाई जाती हैं ये, और जो सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में होती हैं, तो उनको हम पहले प्राप्त करने के लिए ऑक्साइड बनाएंगे, क्योंकि ऑक्साइड से प्राप्त करना धातु को ज़्यादा ईजी होता है। तो ये हमारे बन गया HCl प्लस SO2। HCl को हमने ज़्यादा गर्म करा तो ये पारा निकल आएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। लेकिन इनको हम ये ध्यान रखना है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे अधिक गर्म नहीं करना है। अगर उससे अधिक गर्म करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी और धातु जो है पिघल जाएगी। अगला देखिए कॉपर, इसी तरीके से कॉपर का रिएक्शन होगा Cu2S प्लस O2। ये हमारा बन जाएगा, ये क्या हमारा ये है, ये हमारा कॉपर सल्फाइड, और ये हमने इसको ऑक्सीजन में गर्म करा, इसको 3 ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे गर्म करा तो हमारा बन जाएगा Cu2O प्लस SO2। इसको हम बैलेंस कर लेंगे, Cu2O प्लस SO2, 2Cu2O हो जाएगा और ये बन जाएगी 2SO2, है ना। यहाँ पे 2 लगा देंगे, ये हो गया 2 दूनी 4 कॉपर के हो गए, ऑक्सीजन के हो गए हमारे 3 दूनी 6, 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, सल्फर के हमारे 2 हो गए। तो हमारा ये आपने देखा कि ये जो हमारी रिएक्शन है इसमें हमारा जो सल्फाइड था वो कॉपर सल्फाइड और मरकरी सल्फाइड का हमने पहले ऑक्सीडेशन करके हमने क्या करा, उनको ऑक्साइड में बदल दिया। यहाँ पर भी हमने कॉपर सल्फाइड का कॉपर ऑक्साइड में रिडक्शन कर दिया और ये हमें क्या प्राप्त हो गई, हमें SO2 यहाँ से मिल गई, निकल गई और ये कॉपर ऑक्साइड हमें प्राप्त हो गया। अब इस कॉपर ऑक्साइड को हम फिर से काय में बदलेंगे, Cu2O प्लस Cu2S, ये हमारा बन जाएगा SO2S, ये Cu प्राप्त हो जाएगा 6Cu प्लस SO2, है ना। ये हो जाएगा 6Cu, यानी ये हो गया SO2, यहाँ 2 लगा दिए, 2 दूनी 4, 2 6 कॉपर के हो गए और SO2S के 2 हो गए। इस प्रकार से ये धातु हमें कॉपर प्राप्त हो गई। कैसे प्राप्त हुई, हमें आसानी से प्राप्त नहीं हुई। ये धातुएं हमारी सब सक्रिय श्रेणी में कहाँ पर आती हैं, ये सबसे नीचे आने वाली धातुओं का डिस्कशन है, जो कि जिनको हमें पहले ऑक्साइड में, ये काय में पाई जाती हैं, ये सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं, तो इनका हम पहले ऑक्साइड में बदल देंगे। HGS प्लस CO2 बराबर HGO प्लस SO2, और HGO को हम और गर्म करेंगे, ज़्यादा हीट करेंगे तो हमारा ये मरकरी निकल आया, पारा निकल आया और ऑक्सीजन अलग हो गई। इसी प्रकार से Cu2S क्या है, हमारा कॉपर सल्फाइड प्लस CO2, यानी ऑक्सीजन में हमने फिर गर्म करा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको गर्म करा जाता है, तो ये हमारा हीटिंग करने पर ये Cu2O ये ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड में बदल गया। इसका नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में बदल गया और ये सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। अब कॉपर ऑक्साइड को फिर से कॉपर सल्फाइड के साथ जब गर्म होगा, फिर से ये हम हीट करेंगे कि हमारा कॉपर अलग हो गया और हमारा सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गई। इस तरह से आपने देखा कि दोनों प्रोसेस साथ साथ चली, कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड और रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है मेटल ऑक्साइड का मेटल में, HCO का HCl में रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। इस प्रकार से हमारी धातुओं से हम धातुओं को उनके ओर से प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुएं। सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली, मध्य माने बीच में, मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। ये हो गया आपका सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी के मध्य में कौन सी धातु होती है, हमारी जिंक है ना। जिंक सल्फाइड को हम पहले जिंक ऑक्साइड में बदल लेंगे, ZnS प्लस O2, ये बन जाएगा ZnO और प्लस SO2। जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे बन जा रहा है, इसको हम बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2ZnO 2ZnS और 2ZnO, है ना। Zn के 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए और 2SO2 कर दिया तो 2 दूनी 4 और 2 6, 4 और 2 6 इसके हो गए, तो हम यहाँ पर 3 लगा देंगे। ये हो जाएगा 3 ऑक्सीजन के हमने ले लिए, तो यहाँ पे ZnO जिंक ऑक्साइड बन गया और ये SO2 बन गया। इसी प्रकार से हम जिंक कार्बोनेट को गर्म करते हैं, ZnCO3,
इसको जब हम ऐसे ही डायरेक्ट गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा ZnO प्लस CO2 जिंक ऑक्साइड। ये क्या बन गया? जिंक कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो ये बन गया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको गर्म करने से ही इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और ZnO बन जाएगा। अब हम सबसे अच्छी जो हमारी मेटल है नॉन मेटल कार्बन का हम उपयोग करते हैं। किस लिए? Zn सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड को जिंक में बदलने के लिए। ZnO प्लस C कार्बन, ये हम क्या ले रहे हैं? कार्बन। जब हम इसको कार्बन में गर्म करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा Zn प्लस CO। ये हमें जिंक धातु प्राप्त हो गई। इस तरीके से ये कौन सी है हमारी? ये है हमारी सप्तम श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुएं। जिंक कार्बोनेट को गर्म किया, ZnO बन गया और CO2 निकल गई। और ZnO में हमने कार्बन का रिएक्शन करवाया तो हमारा जिंक अलग हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। ये हमारा हो गया आपका धातुओं का कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है। अब बीच में एक क्रिया हम और बताते हैं आपको, थर्मिट अभिक्रिया कहलाते हैं, जिसका नाम है थर्मिट अभिक्रिया। इसको आप लोग अवश्य नोट करिएगा बच्चों। ये अभी आ सकता है कि कौन सी धातु का अलग अलग धातु का निष्कर्षण नाम लेके आ सकता है बोर्ड में कि आप इस धातु का निष्कर्षण बताइए या उस धातु का निष्कर्षण बताइए। अब ये हमारी है थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया जो होती है अत्यधिक क्रियाशील धातुएं, हमारी सोडियम है, हमारी कैल्शियम है और एल्युमिनियम है, उनको हम इन धातुओं को हम अपचायक के रूप में, रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये निम्न अभिक्रिया धातुओं को उनके यौगिकों से अलग कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। इस क्रिया को हम बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया। सोडियम हमारा है Na, या हमारा अन्य धातु है कैल्शियम है या एल्युमिनियम है, तो ये क्या है? ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु हैं। बहुत तेज रिएक्शन होता है इनका और इन धातुओं को अपचायक के रूप में प्रयोग करके जो हमारी धातुएं हैं उनसे ऑक्साइड से हम इनको अलग कर देते हैं। अभी देख लीजिए MnO2 प्लस एल्युमिनियम, ये क्या चीज़ है? एल्युमिनियम। जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे MnO2 प्लस एल्युमिनियम तो हमारा बन जाएगा Mn प्लस Al2O3 प्लस Al2O3। तो MnO2 में हम ले लेंगे यहाँ ले लेंगे हम 4Al और यहाँ ले लेंगे 3MnO2 प्लस 4Al। 3 हम इसके ले लेंगे, एल्युमिनियम के 4 ले लेंगे तो हमारा 3Mn आ गया और ये आ गया 2Al2O3 और प्लस इस क्रिया में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। ऐसी एक अभिक्रिया और है आयरन ऑक्साइड का एल्युमिनियम से हम रिएक्शन कराएंगे Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम। ये है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। इसका जब हम एल्युमिनियम से रिएक्शन कराएंगे, एल्युमिनियम को अपचायक के रूप में हम रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में प्रयोग करेंगे तो ये बन जाएगा आयरन Fe प्लस Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा Al2O3। इसको भी हम बैलेंस कर लेंगे, ये आ जाएगा 2Fe और Al2O3, है ना। तो यहाँ पे एल्युमिनियम के हम 2 ले लेंगे तो Al2 हो जाएगा हमारा Al2O3 और 2Fe। तो ये हमारे एल्युमिनियम ने यहाँ पे क्या कार्य करा? इसने रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करा और इसमें भी बहुत हीट निकलती है। इस हीट का प्रयोग हम रेलगाड़ियों की पटरियों को जोड़ने में करते हैं या जो अन्य मशीन के पुर्जे जो क्रैक हो जाते हैं उनको जोड़ने में भी इस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये गलित अवस्था में धातु प्राप्त होती है और इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, इसलिए इस क्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी तो आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे चल रहे हैं कि सतह श्रेणी में सबसे ऊपर जो धातु आती हैं, बहुत क्रियाशील धातु हैं, उनका किस तरीके से निष्कर्षण होगा। सबसे ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, इसको हम मिटा देंगे थर्मिट अभिक्रिया को। इनका निष्कर्षण हम किसी तरीके से भी इनके कार्बन के साथ अभिक्रिया करके हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत क्रियाशील धातुएं हैं और सबसे ऊपर आती हैं
अतः इनको हम कार्बन के साथ गर्म करके नहीं प्राप्त कर सकते। इनको हम विद्युत अपघटन के द्वारा, इनका अपचयन होता है विद्युत अपघटन क्रिया के द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा इन धातुओं को हम प्राप्त करते हैं। जैसे NaCl है, इसका हम विद्युत अपघटन करेंगे तो हमें क्या होगा, एनोड पे है ना, एनोड पे हमारे आ जाएगी Cl, क्लोरीन आ जाएगी Cl प्लस 2E ले लेगी है ना, प्लस 2E और ये 2Cl प्लस 2E ये क्लोरीन बन जाएगा। और कैथोड पर बन जाएगा, कैथोड पर ये सोडियम जो है, सोडियम जो है लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन और ये सोडियम बन जाएगा और इधर क्लोरीन बन जाएगी। इस तरीके से हम इनका विद्युत अपघटन की सबसे ऊपर जो पाए जाते हैं हमारे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इनका हम इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा एक वो लगाएंगे, इस तरीके का हम बना देते हैं और यहाँ इस उपकरण में हम लगाएंगे एक एनोड और एक कैथोड है ना। इसमें हम NaCl का मान हमने विलयन ले लिया तो यहाँ पे हमने लगा दिया एनोड और एक टर्मिनल हमने लगा दिया कैथोड। एनोड और कैथोड इनमें जब विद्युत प्रवाहित करी जाएगी तो ये हमारा NaCl का विलयन है NaCl, तो हमारा ये हो गया कैथोड। कैथोड जो है वो माइनस टर्मिनल होता है तो इस पे Na सोडियम आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा सोडियम। और ये हमारा एनोड है तो एनोड पे हमारे क्लोरीन Cl आयंस चलिए, क्लोरीन चली जाएगी Cl आयंस और ये Na जो है इधर आ जाएंगे कैथोड पे और एनोड पे हमारी क्लोरीन आ जाएगी। इस प्रकार, और ये कोई भी विद्युत अपघटन NaCl का विलयन विद्युत अपघटन ले लेते हैं इसको, जिसका विद्युत अपघटन किया जा सकता है विद्युत अपघटन। इस प्रकार विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से कैथोड और एनोड के टर्मिनल बना के हम इस धातु को हम प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से इस धातु को प्राप्त किया जाता है उसी तरह से ही हम अन्य धातुएं जैसे एल्युमिनियम है या मैग्नीशियम को भी प्राप्त कर सकते हैं। यह आपका हो गया रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। इस तरह आप जो है हर प्रोसेस को एक एक पद करके करेंगे तो आपका ये अवश्य आपको याद हो जाएगी, कोई कठिन नहीं है। आप एक एक स्टेप करके इसको प्राप्त रखिए, याद करिए और लिख के देखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको याद नहीं होगा। और यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।